अस्सलामुअलैकुम। कल वाले लेक्चर में हमने बात की थी 3 फॉरेस्ट की, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, कोनीफरस फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। फिर उन्होंने हमें बात की थी कि डिफरेंट एनिमल्स प्लांट्स कौन से पाए जाते हैं। उनको भले आप इतना मेमोराइज़ ना करें पर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को मेमोराइज़ करें कि वो कौन से टेम्परेचर में होती है, रेनफॉल कितनी होती है, ह्यूमिडिटी होती है या नहीं। आज हम पढ़ते हैं कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम क्या है। Grassland covers about 19% of Earth's surface. Grassland occur where rainfall is too low to support the forest life but it is higher than the which result in desert life form. ग्रासलैंड हमारे अर्थ सरफेस का टोटल एरिया है 19%। ग्रासलैंड वहाँ पे ग्रो करेगा जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम है और वो फॉरेस्ट लाइफ को सपोर्ट नहीं करेगा बल्कि डिज़र्ट लाइफ फॉर्म को वो सपोर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल इतनी होती ही नहीं है। जर्नी द रेनफॉल लाइज बिटवीन 30 सेंटीमीटर टू 75 सेंटीमीटर। हमने टेम्परेट की कल बात की थी कि वहाँ पर टेम्परेट रेनफॉल होती है, तब भी वो शायद 100 सेंटीमीटर तक थी, तो ये तो उससे भी कम है, 30 से रेंज करती है 75 तक। ग्रासलैंड टिपिकली अकर इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट। ग्रासलैंड आर ओपन लैंड कम्युनिटीज विथ लिमिटेड मॉइस्चर कंडीशंस, इरेगुलर रेनफॉल, शार्प सीजनल वेरिएशन एंड वेरी हाई रेडिएशन। ग्रासलैंड वो एरिया है जहाँ पे लिमिटेड मॉइस्चर होता है, इतनी ह्यूमिडिटी नहीं होती, इरेगुलर रेनफॉल होती है, मीन्स कभी ज़्यादा हो जाती है कभी कम हो जाती है, और वहाँ पे रेडिएशन हाई है, सनलाइट वहाँ पे ज़्यादा पहुँचती है, मीन्स हाई रेडिएशन वहाँ पे पहुँचती है। Soil of this region contains large amount of humus. The various components are, जो वहाँ का जो सॉइल होता है ग्रासलैंड इकोसिस्टम का, वहाँ पे ज़्यादा ह्यूमस होता है। क्या है, हमारे पास एक ऐसा ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जो कि अगर डिकम्पोजिशन हो रही है किसी चीज़ की, मेनली अगर ग्रासलैंड की हम बात करें तो लीव्स की या किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर डिकम्पोजिशन होती है तो उससे सॉइल में ह्यूमस आ जाता है, उसको हम कहते हैं ह्यूमस। तो अब कंपोनेंट्स देखते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से? एबायोटिक सब्सटेंस, दीज आर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस फाउंड इन द सॉइल एंड एटमॉस्फेयर। कौन से होंगे अबायोटिक? वो होते हैं सब्सटेंस जो कि हमें एटमॉस्फेयर या सॉइल में मिले। अब प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? वही प्रोड्यूसर जो कि अपना फूड तैयार करते हैं और कंज्यूमर्स के लिए आसानी करते हैं। प्रोड्यूसर हमारे पास कौन से हैं? प्रोड्यूसर ऑफ द ग्रासलैंड को हम कहते हैं ब्रेड बास्केट। अब इसके एरियाज देख लेना कि कौन कौन से एनिमल्स हैं, लेकिन आप ये वर्ड याद कर लें कि प्रोड्यूसर ऑफ द ग्रासलैंड इज़ नोन एज ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। प्राइमरी कंज्यूमर्स वो जो प्रोड्यूसर को अपना फूड के तौर पे यूज़ करेंगे, सेकेंडरी फिर प्राइमरी को, टर्शरी फिर सेकेंडरी को करेंगे। जो टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं वो मेनली कार्निवोर्स होते हैं या डॉग और केट की फैमिली से बिलोंग करेंगे। डिकम्पोजर्स कौन से होते हैं? मोस्टली हर किसी के लिए, कोई ग्रासलैंड हो टेरेस्ट्रियल हो, ये सब सेम रहेंगे, और जो डिकम्पोजर्स होंगे वो बैक्टीरिया और फंजाई होंगे बस। अब हम आते हैं सवाना क्या है। The term savanna is applied to the semi-forest grassland of tropical region. हम सवाना एक ऐसा वर्ड है जो अप्लाई करते हैं जहाँ पे सेमी फॉरेस्ट हो, मीन्स पूरा फॉरेस्ट से कवर नहीं है ग्रासलैंड, और वहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन होगा। वो जो एरियाज जो करेक्टरिस्टिक्स होंगी वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से बिलोंग करेंगी। रेनफॉल इन सच एरियाज इज अप टू 125 सेंटीमीटर पर ईयर बट द ड्राई सीजन इज़ वेरी लॉन्ग एंड टेम्परेचर जनरली रेंजेस 18 डिग्री सी थ्रू आउट द ईयर। वहाँ पे रेनफॉल होती है 125 सेंटीमीटर बट जो ड्राई सीजन होती है, मीन्स जिस पीरियड में रेनफॉल नहीं होगी वो ज़्यादा होती है, और टेम्परेचर भी वहाँ पे थोड़ी ठंड होती है, 18 डिग्री सी होता है। It covers large areas of north and south of Amazon forest, East African highland, South America, South India and Australia। ये इन इलाकों में ज़्यादा रीजन कवर करते हैं। अब ये सवाना बायोम दिखा रहे हैं, देखें कि प्लांट्स जो हैं अलग अलग हैं, सेमी फॉरेस्ट है क्योंकि सेमी फॉरेस्ट ग्रासलैंड है, इतना फॉरेस्ट डेवलप नहीं हुआ यहाँ पे। अब प्रोड्यूसर्स देखते हैं इसके कौन से हैं। Due to relatively long dry season and uneven distribution of rainfall, forest cannot develop.
क्योंकि ड्राई सीज़न बहुत होता है और रेनफॉल अनडिस्ट्रीब्यूट होती है, क्योंकि एक सीज़न में होती है एक में नहीं होती, इसलिए फॉरेस्ट वहाँ पे इतना डेवलप नहीं होता. बट वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल कैन बी सीन. लैंड इज़ मोस्टली फ्लैट एंड डोमिनेटेड बाय ग्रासेस वेयर इज इन समर में अटेन हाइट ऑफ 15 फीट लाइक एन एलिफेंट ग्रास. वहाँ पे बहुत फ्लैट ग्रास होती है. अगर ड्राई सीज़न है, समर है, तो वो ग्रास लंबी हो जाती है, जैसे कि एलिफेंट की ग्रास हो, उतनी हाइट वो अटेन कर लेती है. द ट्रीज आर स्कैटर्ड एंड बेयर पैचेस ऑफ लैंड कैन आल्सो बी सीन. ट्रीज कम होते हैं, ऐसे लगता है कि जैसे स्कैटर्ड हुए हैं, मीन्स कोई चीज़ फैली हुई है. फायर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इकोलॉजी ऑफ दीज एरियाज. द ट्रीज लाइक एफ्जीलिया अफ्रीकाना एंड डेनिलिया ओलिवेरी आर फायर रेजिस्टेंट बट ग्रासेस यूजली कैच फायर. ये जो ट्रीज़ हैं ये फायर को रेजिस्ट करते हैं, बट जो ग्रास होती है वो फायर को कैच कर लेती है. The land is plain and plenty of grasses and shrubs are available for grazing. Therefore, the size, speed and long-sightedness are main defenses of animals of these areas. यहाँ पे grasses की बहुत कमी होती है. shrubs वहाँ पे मीन्स अवेलेबल होती हैं. हमने grazing में पढ़ा था, shrubs grazing. फिर वहाँ पे जो साइज़ होती है एंड स्पीड एंड लॉन्ग साइटेडनेस, मीन्स जो जानवर की साइज़ हो, उसकी स्पीड हो और वो कितनी दूर तक देख सकता है, उससे जानवर को डिफेंस होता है, क्योंकि वो एक दूसरे को भी खा जाते हैं. इसीलिए ये इम्पोर्टेंट होती हैं कैरेक्टरिस्टिक. उसकी साइज़ बड़ी हो, स्पीड ज़्यादा हो और दूर तक वो देख सके. अब प्राइमरी कंज्यूमर्स वही होंगे, कुछ एग्जाम्पल बस गिवन होंगी. जेब्रा हैं, जिराफ्स हैं, एलिफेंट, ये सब वेराइटी ऑफ बर्ड्स भी हैं, ये सब प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं. सेकेंडरी एंड टर्शियरी कार्निवोर्स हैं, जैसे लायंस, लियोपर्ड्स etc. लॉन्ग ड्राई सीजन चेंजेस का means cause changes in life pattern. Most of the plants shed off their leaves and use their stored water in unfavorable seasons. जो लॉन्ग ड्राई सीजन्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है, फिर उनका लाइफ का जो पैटर्न होता है चेंज होता है, क्योंकि अगर रेनफॉल ज़्यादा पीरियड के लिए नहीं हो तो फिर वो अपना पैटर्न चेंज कर देते हैं. प्लांट्स क्या करते हैं, अपने लीव्स को शेड कर देंगे. क्यों शेड कर देंगे, क्योंकि पानी तो वहाँ पे आ ही नहीं रहा, रेनफॉल होती नहीं है. अगर लीव्स उनके शेड हो जाएंगे फिर उनके जो पानी होगा वो लॉस ज़्यादा नहीं होगा और वो पानी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं. सच एज Euphorbia, the rodents and other animals get shelter under the stones and in holes. Snails retreat into their shells. कुछ एनिमल्स हैं जो कि ड्राई सीजन में अपना शेल्टर स्टोन्स के नीचे ढूंढते हैं या किसी होल्स में. टोड्स bury themselves into soil. हाइबरनेशन का प्रोसेस करते हैं टोड्स एंड हाइबरनेट. The birds migrate to favorable habitats. जो बर्ड्स होती हैं वो फिर उड़ के चली जाती हैं ताकि जहाँ पे फेवरेबल हैबिटेट हो वहाँ पे जाके रहेंगी. अब हम पढ़ते हैं डिज़र्ट इकोसिस्टम क्या है. डिज़र्ट का वर्ड आपने सुना होगा, वहाँ पे पानी की भी प्लेंटी होती है और फॉरेस्ट ग्रास भी नहीं होता इतना. डिज़र्ट आर डिफाइंड एंड लैंड वेयर एवापोरेशन एक्सीड्स रेनफॉल. डिज़र्ट ऐसी जगह, ये याद कर लें, डिज़र्ट को डिफाइन कैसे करते हैं, वेयर एवापोरेशन एक्सीड रेनफॉल. जितनी रेनफॉल होती ही नहीं है उससे ज़्यादा पानी एवापोरेट होता है, उस एरिया को हम कहते हैं डिज़र्ट. देयर मे बी फाउंड एट एनी एल्टीट्यूड लेटीट्यूड वेयर रेनफॉल इज़ बिलो 25 सेंटीमीटर पर ईयर एंड नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. ये वो एरियाज़ हैं लेटीट्यूड से जहाँ पे रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है. डिज़र्ट ऑक्यूपाइड 70% ऑफ द लैंड surface of the earth. There are two types of desert distinguished on the basis of temperature, namely the hot desert and cold desert. desert के हम 2 टाइप्स करते हैं टेम्परेचर की बेसिस पे. अगर हॉट टेम्परेचर है तो हॉट डिज़र्ट, कोल्ड टेम्परेचर है तो कोल्ड डिज़र्ट. सहारा इज़ द हॉट एंड लार्जेस्ट डिज़र्ट लाइज अक्रॉस नॉर्थ अफ्रीका टू अरबियन पेनिसुला. अब सहारा हमने वर्ड सुना होगा आपने भी, इज़ द टाइप ऑफ हॉट डिज़र्ट. ये आप याद कर लें कि सहारा हॉट डिज़र्ट है एंड लार्जेस्ट डिज़र्ट है नॉर्थ अफ्रीका से टू अरेबियन पेनिनसुला तक होती है. गोबी डिज़र्ट ऑफ मंगोलिया इज़ द कोल्डेस्ट. ये आप एग्जांपल्स बस याद कर लें. सहारा इज़ द हॉट वन एंड गोबी डिज़र्ट ऑफ मंगोलिया इज़ द कोल्डेस्ट वन. बिसाइड These the deserts are also found in Australia, America, Central Asia, India and Pakistan. इन इलाकों में भी डिज़र्ट पाए जाते हैं. सवाना इज़ द हॉट वन एंड गोबी डिज़र्ट इज़ द कोल्डेस्ट वन. ये आप याद कर लें. इन पाकिस्तान 3 डिज़र्ट्स आर मोर फेमस. थर,
कोलिस्तान एंड थुल। ये आप याद कर लें कि कौन सी डिजर्ट पाकिस्तान में होती है। फेमस थर का तो आपने सुना होगा, कोलिस्तान का भी सुना होगा, एंड थल। डिजर्ट्स इन पाकिस्तान कंसिस्ट ऑफ सैंडी हिल्स, प्लेन्स। Besides rainfall, wind also plays an important role in these regions. रेनफॉल से भी ज़्यादा रेनफॉल तो करती है लेकिन विंड भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट वेजिटेशन ऑफ हिल्स एंड प्लेन्स इन बिटवीन टू हिल्स डिफर फ्रॉम वन अनदर। वहाँ पे जो हिल मीन्स वहाँ पे जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पे वेजिटेशन टू वेजिटेशन, एरियाज़ टू एरियाज़ वो डिफ़र करते हैं। इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट मॉइस्चर कंटेंट इज़ बिटवीन द हिल इज़ स्लाइटली हायर। जहाँ पे जो मॉइस्चराइज होती है वो हिल एरियाज़ पे जो ऊँचे इलाके होते हैं, हिल टाइप होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा होती है। वेजिटेशन ऑफ सैंडी हिल्स कंसिस्ट ऑफ प्लांट लाइक एसेसिया, यूफोर्बिया, कैपेरिस, कैलेटोपेरिस एंड केमीफोरा। ये जो प्लांट्स होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं सैंडी हिल्स में। द प्लांट्स फाउंड इन प्लेन्स आर Plains and Prosopis, Caparis and Lycium etc. Due to sandy soil, these deserts could not be used for large स्केल फार्मिंग। क्योंकि ये सैंडी सॉइल होती है इसीलिए जो ये डिज़र्ट एरियाज़ हैं हम उनको फार्मिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करते, कल्टीवेशन के लिए इन इलाकों को इस्तेमाल नहीं किया जाता। हाउएवर ड्राई फार्मिंग ऑफ वेराइटीज़ लाइक सोरगम एंड बाजरा इज़ सुइटेबल फॉर दीज रीजन्स। जैसे कि हमारे पास सोरगम और बाजरा की जो वैराइटीज़ होती हैं वो इन एरियाज़ में हम कर सकते हैं, बाकी और नहीं हो सकते इतने। The desert is a harsh environment where animals and plants have evolved ways to overcome aridity and high temperature. Desert एक ऐसा environment है जहाँ पे जो animals और plants रहेंगे उनको evolution करना उनके लिए लाजमी होता है ताकि वो वहाँ पे जो aridity और high temperature होता है और पानी का जो loss होता है उनको वो maintain कर सकें। Desert animals avoid heat by becoming nocturnal in their habitats by seeking shady places or by spending day in underground burrows. Animals वहाँ कैसे सर्वाइव करते हैं हीट से, क्योंकि वहाँ हाई रेडिएशन होती है। वो ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे डार्क हो, या तो किसी ज़मीन में चले जाते हैं या तो किसी बोरोज में अंडरग्राउंड चले जाते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, एवेड एरिडिटी बाय living through dry periods as seeds which germinate when sufficient rainfall occur। वो क्या करते हैं, जब उनका जो सीज़न होता है जर्मिनेशन का, जब प्रोड्यूस करने का, सीड उनके तब जर्मिनेट करेंगे जब रेनफॉल होती है। by storing water in plant body succulent leaf and stem by possessing small narrow pointed leaves and this that reduce transpiration। आपको पता है कि पानी का लॉस बचाने के लिए वो लीव से नीडल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो पानी को स्टोर करते रखते हैं ताकि जो उनके सीड हो जाएं वो जर्मिनेट करें। डिज़र्ट हैव अ वाइड वेरिएबिलिटी इन टेम्परेचर, हॉट एट डे एंड कोल्ड बाय नाइट। डिज़र्ट जो होता है वेरिएबल होता है टेम्परेचर, वो दिन को बहुत गर्म होता है और नाइट को वो कूल हो जाता है। टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ थर्ड डिज़र्ट इन सिंध दैट द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ डिज़र्ट इकोसिस्टम आर। अब हम जो कंपोनेंट्स पढ़ेंगे वो हम थर के पढ़ रहे हैं। प्लांट्स मोस्टली जीरोफाइटिक होते हैं एंड जो एनिमल्स होते हैं वो ये होते हैं। एंड लोअर प्लांट्स लाइक लीचन एंड जीरोफाइटिक मोसेस में भी प्रेजेंट, मीन्स लोअर प्लांट्स होंगे, जीरोफाइटिक प्लांट्स वहाँ पे मौजूद होंगे प्रोड्यूसर्स पे। मोस्ट कॉमन हमारे पास कंज्यूमर्स होते हैं बीटल्स, ग्रास होपर, ये हमारे पास अर्थ्रोपोड्स, फ्रॉग, ये हमारे पास वहाँ पे कंज्यूमर्स होंगे। प्राइमरी होंगे कुछ, टर्शरी कुछ, सेकेंडरी। डिकम्पोजर्स मोस्टली कौन से होंगे, फंजाई और बैक्टीरिया। ड्यू टू पुअर वेजिटेशन द अमाउंट ऑफ डेड organic matter is scanty, there are mostly thermophilic bacteria and fungi। thermophilic कौन से हैं, जो कि टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सके, हम उनको कहते हैं थर्मोफिलिक। वहाँ पे इतना कोई अमाउंट होता ही नहीं है, वेजिटेशन होती ही नहीं है, इसलिए डेड ऑर्गेनिज्म, डेड ऑर्गेनिक मैटर वहाँ पे कम होता है। अब टंड्रा क्या है, Tundra is the biome where the tree growth is hindered by lower temperature and short growing season। अब टंड्रा कौन सा एक बायोम है जहाँ पे जो ट्री की ग्रोथ होती है वो इनहिबिट हो जाती है, वहाँ ट्री की ग्रोथ करना मुश्किल हो जाती है क्योंकि वहाँ पे लो टेम्परेचर, क्योंकि जो वहाँ पे होगा लो टेम्परेचर होगा एंड जो ग्रोइंग सीजन्स होंगे वो बहुत शॉर्ट होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ टंड्रा, आर्कटिक टंड्रा मीन्स टंड्रा ऑफ हाई लेटीट्यूड्स एंड अल्पाइन टंड्रा, टंड्रा ऑफ हाई अल्टीट्यूड्स। एक होता है लेटीट्यूड, एक होता है अल्टीट्यूड।
अब जो हाई लेटीट्यूड्स पे हमें मिलेंगे उनको हम कहेंगे आर्कटिक टंड्रा, एंड जो हाई अल्टीट्यूड पे मिलेंगे उनको हम कहेंगे अल्पाइन टंड्रा। अब लेटीट्यूड और अल्टीट्यूड क्या है, थोड़ा ही फ़र्क है। अल्टीट्यूड हम कहते हैं किसी भी एरिया का अगर हम अल्टीट्यूड देखेंगे मीन्स उसकी हाइट पे जो मीन्स प्लांट्स या कोई स्पेस होगी एरिया, उसको हम कहते हैं अल्टीट्यूड। और लेटीट्यूड कहते हैं वो एरिया जहाँ पे समथिंग नॉर्थ और साउथ की कोई एंगल का होता है, वहाँ पे एंगल ना बने, मीन्स एंगुलेशन ना हो, ज़ीरो एंगल हो, उस एरिया को हम कहते हैं लेटीट्यूड। और हायर जो होती हैं स्लोप पे जो होती हैं उनको हम कहते हैं अल्टीट्यूड। अब आर्कटिक टंड्रा कौन सा है, जो कि हाई लेटीट्यूड पे है, ये आप याद कर लें। आर्टिक और अल्पाइन कौन कौन सी जगह पाए जाते हैं, हाई लेटीट्यूड पे। कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज एरिया ऑफ लैंड अबाउट 5 मिलियन एकर्स अक्रॉस नॉर्थर्न नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थर्न यूरोप एंड साइबेरिया। द आर्कटिक टंड्रा इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इज इन द फॉर्म ऑफ वाइड लैंड विच सराउंड्स द आर्कटिक ओशन। यह बस कुछ एरियाज जहाँ पे पाई जाती हैं और 5 मिलियन एकर्स तक होती है, बहुत बड़ी है और ये वाइड लैंड है और ये आर्कटिक ओशन को सराउंड करती है। Whereas in southern hemisphere the small patches of land around the Antarctic Ocean, the alpine zone over timberline ranging up to ice caps of mountains also possess small patches of tundra and constitute alpine tundra। वो जो जोन होता है, हमने वर्टिकली अगर याद हो आपको कि हमने ओशन को, मराइन वाटर को वर्टिकली जोन्स में डिवाइड किया था, तो ये भी एक जोन है अल्पाइन जोन, जो कि हाई जो ट्रीज होती हैं, टिम्बर लाइक रेंजिंग जो उसके ट्रीज़ होते हैं, उनकी अगर सराउंडिंग कोई पेचेस हों या टंड्रा को कोई पजेस करती हो सराउंडिंग में, तो उसको हम कहते हैं अल्पाइन टंड्रा। मीन्स किसी भी एरिया को वो अगर चीज़ बायोम सराउंड करेगी, अगर आर्टिक ओशन को सराउंड करिए आर्टिक टंड्रा, वो मोस्टली नॉर्थर्न एरियाज़ में होती है और ये मोस्टली साउथर्न एरियाज़ में पाई जाती है। द इन्वायरमेंटल कंडीशन ऑफ टंड्रा आर नॉट मच फेवरेबल फॉर प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स बोथ। इन दोनों के लिए, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स के लिए, दोनों एरियाज इतनी फेवरेबल नहीं होती। द टेम्परेचर इज़ वेरी लो ऑल द टाइम। वहाँ पे क्या था, सीजनल था, कभी हॉट था दिन को और रात को कोल्ड था, लेकिन यहाँ पे ऑल द टाइम कोल्ड ही होता है, बहुत लो टेम्परेचर होता है। ग्रोइंग पीरियड इज़ वेरी शॉर्ट विच लास्ट फॉर 2 to 3 मंथ्स। हमने पढ़ा कि वहाँ पे लो टेम्परेचर होता है और ग्रोइंग सीजन भी कम है, सिर्फ 2 to 3 मंथ होती है ग्रोइंग सीजन। आर्टिक टंड्रा देयर इज कॉन्स्टेंट डे लाइट इन मिड समर वेयर इज कॉन्स्टेंट डार्क इन मिड विंटर। यहाँ पे कॉन्स्टेंट लाइट होती है समर में एंड कॉन्स्टेंट डार्क होती है मिड में। आपने तो पढ़ा होगा, हम अमूमन कहते हैं कि जो अंटार्कटिका को जो रीजन है, जो अंटार्कटिका हमारे पास कॉन्टिनेंट है, वहाँ पे 6 महीने दिन होता है, 6 महीने रात होती है। तो ये भी कोई ऐसा ही चक्कर है, मिड समर में पूरा लाइट होती है और मिड विंटर में तो रोज़ ही डार्क होती है। The temperature of warmest month do not exceed more than 10 degree C। मीन्स वहाँ पे गर्मियों में भी टेम्परेचर इतना होता ही नहीं है, 10 डिग्री सी होता है। while it falls very low in winter and reaches up to -57 डिग्री सी। आप देखिए 0 डिग्री सी इज़ द बॉइलिंग पॉइंट, ये तो माइनस है, -57 डिग्री सी। वहाँ पे कोई इंसान रहे या ये नामुमकिन है। एनिमल्स भी सर्वाइव, प्लांट्स का भी सर्वाइवल बहुत मुश्किल होता है। बिसाइड सच लो टेम्परेचर द विंड वेलोसिटी इन अल्पाइन टंड्रा रीचेस अप टू 160 km/h एंड दे आल्सो हैव टू फेस इंटेंस अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। यहाँ पे विंड भी ज़्यादा हो जाती है और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को भी इनको फेस करना पड़ता है। The subsoil in Arctic tundra is frozen from 29 to 90 centimeter down and is impossible for trees to grow. This frozen sea is called permafrost। वहाँ पे जो सब सॉइल होती है, जो टंड्रा की, जो आर्टिक टंड्रा जो हाई लेटीट्यूड पे हमें मिल रहा था, वहाँ पे सॉइल जो होती है फ्रोज़न हो जाती है और जो ट्रीज़ होते हैं वहाँ पे ग्रो नहीं होते, इसलिए उस फ्रोज़न सॉइल को हम कहेंगे परमाफॉरेस्ट। परमाफॉरेस्ट क्या है? द फ्रोज़न सॉइल इन आर्टिक टंड्रा। During the summer, temperature rises somewhat and the top layer of the permafrost melts, leaving the ground very soggy. Alpine tundra lack tree, but the lower part does not have permafrost, and alpine soil is generally better drained than permafrost soil. Alpine tundra क्या है? वहाँ पे ट्रीज़ नहीं होते और वहाँ पे इतना permafrost भी नहीं होता। permafrost क्या है? कि जो फ्रोज़न सॉइल है, ठीक है, ये अल्पाइन जो सॉइल होती है वो जनरली हम ड्रेन कर लेते हैं, लेकिन जो परमाफॉरेस्ट है क्योंकि वो फ्रोज़न सॉइल होती है इसलिए वो ड्रेन नहीं की जाती। प्रोड्यूसर्स हमारे पास कौन से हैं? हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं,
क्योंकि वो शॉर्ट पीरियड में रिप्रोड्यूस कर जाते हैं, इसलिए हर्ब्स एंड श्रब इस इलाके के प्रोड्यूसर्स है। एंड प्रीडोमिनेंट प्लांट्स ग्रासेस ये दे ग्रो ऑन डेंस मैट ऑफ पीटी ह्यूमस। द ग्रासेस आर फाउंड इन बेटर टेंट एरियाज वेयर साउथ पजेज फ्लावरिंग। ये सब उसके प्रोड्यूसर्स हैं। कुछ एरियाज बस आप याद कर लें, हर्ब्स एंड श्रब्स ये आप याद कर लें कि वहाँ पे, क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस है, ये शॉर्ट पीरियड में मींस प्रोड्यूस कर लेते हैं, इसीलिए ये टंड्रा के प्रोड्यूसर्स हैं। प्रोडक्टिविटी क्या है? प्रोडक्टिविटी ऑफ दिस एरिया इज़ वेरी लो। कंज्यूमर्स बर्ड्स एंड एनिमल्स आर जनरली माइग्रेटरी। मीन्स कंज्यूमर्स जो भी होते हैं वो माइग्रेटरी होते हैं। मीन्स अगर कुछ देर इस इलाके में रहेंगे फिर माइग्रेशन करेंगे। मीन्स परमानेंटली कोई भी इस इलाके में नहीं रह पाता। द लेमिंग्स, हेयर्स एंड रेंडियर्स, ऑक्सन, आर्टिक foxes and are the primary consumers, whereas snowy owls, foxes, weasels are secondary consumers। कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि प्राइमरी कौन सी हैं, सेकेंडरी कौन सी हैं।